2018 की एक जे छिलो राजा आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर सृजित मुखर्जी। IMDb रेटिंग 7.2। ब्रिटिश जमाने में 16 साल से चल रहा एक ऐसा मुकदमा जो कभी पूर्ण रूप से नतीजे पे आ ही ना सका और जो आज भी विवाद का हिस्सा है। एक राजा जिनका दाह संस्कार किया जा चुका है। 12 साल के बाद एक सन्यासी आए, अफवाह फैली कि वही राजा है। अब कहानी शुरू हुई एक अर्थी यात्रा से। 9 मई 1909 आजादी के समय के पहले, जगह दार्जिलिंग, ब्रिटिश इंडिया। ये अर्थी है राजा महेंद्र कुमार चौधरी की, जिसकी बंगाल की सबसे बड़ी जमींदारी रियासत थी जो 1500 किलोमीटर तक फैली हुई थी। 2200 से ज्यादा गांव शामिल थे और प्रजा की संख्या 55,000 तक थी। इतने बड़े राजा की अंतिम यात्रा में केवल कुछ ही लोग शामिल थे और वो भी इतने साधारण तरीके से हुई। बात कुछ हजम नहीं हुई। आज तारीख है 27 फरवरी 1933, जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ब्रिटिश इंडिया। मगर 24 साल बाद आज क्यों राजा महेंद्र कुमार चौधरी के मृत शरीर को अदालत के कटघरे तक आना पड़ा? इसके लिए कहानी को तब से सुनना शुरू करना होगा जब वो भवाल यानी विक्रमपुर जमींदारी रियासत के राजा थे। शाही शानो शौकत, अपार धन दौलत, नौकर चाकर, ऐशो आराम के बीच राजा महेंद्र की जिंदगी बीत रही है। अब राजा की तरह किस्मत तो सबकी नहीं होती, मगर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये एयरप्लेन की आवाज सुन के आप सबको एविएटर गेम तो जरूर याद आई होगी। आपने इस गेम के बारे में जरूर सुना होगा। ये बहुत इजी टू प्ले गेम है, जस्ट लाइक ट्रेडिंग। मैं आपको ये फन गेम खेल के दिखाती हूँ, जिसे खेल के हम घर बैठे पैसे जीत सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके रजिस्टर करके 5,000 रुपए डिपॉजिट किया और यहाँ मुझे 10,000 एज अ बोनस गिफ्ट मिल गया। चलो, अब मैंने एविएटर गेम ओपन कर ली है। यहाँ लग रहा है प्लेन ऊपर जा सकता है। इस बार तो यहाँ मैं 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ। वाओ, प्लेन ऊपर जा रही है। इट्स ऑलरेडी 3 टाइम्स कैश आउट। वाओ, 17,650 रुपीज। तो देखा आपने कितना इजिली मैंने मोर देन 3 टाइम्स प्रॉफिट बना लिया। अभी मैंने अपनी विनिंग्स को विड्रॉ भी कर लिया। ये रहा स्क्रीनशॉट। 4rabbit.com एक गुड लाइसेंस्ड साइट है जिसपे विड्रॉल टाइम काफी फास्ट है, फ्रॉम 1 minute to 3 hours. You can enjoy this game. Link is in description and pinned comment. ध्यान रखें, यहाँ आपको लॉस भी हो सकता है, तो अपनी जिम्मेदारी से खेलें। गुड लक। जंगली जानवर पालना, कुश्तीबाजी, संगीत, मदिरा, इन सब के अलावा उनका एक और शौक है औरत। न जाने कितने ही अलग अलग औरतों से राजा महेंद्र ने अय्याशी की, मगर उनमें से एक कादम्बरी बाई जी थी, जिसके साए में राजा की कई शामें गुजरी है, यहाँ तक कि उसके रहने के लिए महल खड़ी कर दी। महेंद्र की एक छोटी बहन है, मृण्मय देवी, जिसे प्यार से वो मनु बुलाता है। एक दिन उसकी हाथों की रेखा देखते हुए मनु ने पूछा, दादा, ये तेरी जीवन रेखा इतनी अजीब क्यों है रे? कैसे बीच में से कटा हुआ है? वो हंसकर बोला, क्योंकि एक तरफ मैं अय्याश राजा हूँ जो मदिरा और मादा में डूबा रहता हूँ, और वहीं दूसरी ओर एक राजा जो प्रजा के बारे में सोचता है, उनका ख्याल रखता है। एक दिन उनकी दादी और विधवा माँ ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि समय आ गया है कि अब रियासत को एक उत्तराधिकारी मिले। अंग्रेज गिद्धों की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं। इस जमींदारी को हड़पने के लिए, उन्हें दूर रखने के लिए अगले वंश की कड़ी को जोड़ना जरूरी है। महेंद्र को इस विवाह में कोई रुचि नहीं, मगर अपनी माँ की बात उसे माननी पड़ी। खूब धूमधाम से चंद्रवती देवी से महेंद्र का विवाह हुआ, केवल नाम मात्र विवाह, क्योंकि उस दिन के बाद महेंद्र दोबारा कभी चंद्रवती के कमरे में नहीं गया। वो खुद की ही दुनिया में मग्न है। दूसरी तरफ अंग्रेजी दफ्तरों में योजना बन रही है कि किस तरह राजा महेंद्र को रास्ते से हटाया जाए। एक दिन घोड़ों के अस्तबल से निकलते वक्त एक टांगे ने उन्हें टक्कर मार दी और तेजी से निकल गया। महेंद्र का पैर लहूलुहान हो गया और विवाह के कितने दिन बाद पहली बार महेंद्र को नशे में उसके नौकरों ने उनकी पत्नी के कमरे तक छोड़ा। राजा को देख चंद्रवती रोने लगी। वो बोला, देखो, मैं तुम्हारे पास यहाँ रह तो नहीं सकता। हाँ, बीच बीच में आता रहूंगा। तुम एक काम करो, अकेलापन दूर करने के लिए अपने भाई को बुलवा लो। उसके रहने खाने पीने का बंदोबस्त मैं करवा दूंगा। चंद्रवती के भाग्य में रानी का सुख तो है, मगर पति का नहीं, क्योंकि महेंद्र कादम्बरी बाई जी के पास ही पड़ा रहता है। फिर एक दिन चंद्रवती का भाई सत्या महेंद्र के साथ हाथी पर सवार शिकार पे निकला। बातों बातों में सत्या ने अपनी चिंता जाहिर की। शादी के बाद चंद्रवती बहुत अकेली पड़ गई है। महेंद्र बात को टाल गया। फिर सत्या बोला, आप हमेशा बाहर रहते हो,
कभी कुछ हो गया तो मेरी बहन सड़क पर आ जाएगी, क्योंकि आपके पीछे राजमहल में और कोई नहीं है उसे देखने के लिए। तभी एक बाघ से उनका सामना हुआ, जो महेंद्र की दाहिने बाजू में पंजा मारकर निकल गया। महेंद्र को तब सत्या की बात लग गई। बस फिर क्या था, वो कलकत्ता बीमा कंपनी पहुँचे, जहाँ राजा के पूरे शरीर की जाँच हुई। शाम को राजा ने सत्या को ये कहकर घर भेज दिया कि वो कुछ और दिन रुककर इस शहरी चकाचौंध का मजा लेना चाहता है, मगर सत्या को तो मालूम है कि उसका इशारा कलकत्ता के बाईजी की गली की ओर है। सत्या को ये बात कतई गवारा नहीं होती कि उसकी बहन राजा का इंतजार करती रहती और यहाँ राजा वैश्याओं के साथ फुर्ती करता रहता। कुछ दिनों बाद कलकत्ता में ही महेंद्र को एक चिट्ठी आई। जमींदारी रियासत पर तो अंग्रेजों की नजर पहले से ही थी, और इसी बीच उन्होंने एक अधिनियम पास करवाया, जिसके अनुसार प्रजा के उत्पीड़न के नाम पर सरकार सभी जमींदारों से उनकी संपत्ति, जमीन, जायदाद के अधिकार ले लेगी। महेंद्र की दादी इस दुख को सहन न कर सकी और उनका देहांत हो गया। अब महेंद्र बिल्कुल अकेला पड़ गया और इसके साथ एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। राजघराने के निजी वैद्य को चिंतित देख जब सत्या ने कारण पूछा, उसने बताया कि राजा को सिफिलिस यानी एक यौन संचारित संक्रमण बीमारी है। इतने औरतों से उनके संबंध की वजह से ये एक बहुत ही घातक और जानलेवा बीमारी है। फिर सत्या बोला, क्या तुम वाकई में राजा को बचाना चाहते हो? उनके हाथों इतनी बेइज्जती दिन रात सहन करने के बाद भी। वैद्य बोला, तो क्या करूं? राजा मन का मालिक है, कभी बहुत अच्छा तो कभी गाली गलौज में माँ बहन किसी का लिहाज नहीं करता। सत्या बोला, पहले तो उन्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाना होगा। किसी तरह राजा महेंद्र को राजी कर सत्या, वैद्य, बहन चंद्रवती सहित राजा को लेकर पहुँचे दार्जिलिंग की वादियों में, जहाँ की आबो हवा किसी भी रोगी मनुष्य को स्वस्थ करते, बशर्ते कि वो राजा को स्वस्थ बनाना चाहते हो। कुछ दिनों से राजा महेंद्र को ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। वो और कमजोर महसूस कर रहा है। जो निशाना वो आंख बंद कर लगा लेता था, आज एक नौसीखे की तरह बंदूक चला रहा है। जब इसका कारण पूछा गया तो वैद्य ने कहा, दवा की मात्रा बढ़ानी होगी। 8 मई 1909 राजा महेंद्र के परिवार वालों को तार आया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। अलग अलग अंग्रेजी डॉक्टर्स को भी बुलाया गया। बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसे नहीं बचा पाए और उसी रात राजा महेंद्र कुमार चौधरी का देहांत हो गया। और ठीक अगले दिन 9 मई 1909 उनका दाह संस्कार संपन्न किया गया। और इसके साथ हम वापस वर्तमान समय 27 फरवरी 1933 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ब्रिटिश इंडिया के काल में आ जाते हैं। अब तक ये इस पूरे कहानी के सिक्के का एक पहलू है, जिसका समर्थन कर रही है अनुपमा, जो पेशे से एक वकील है, जिसकी मुवक्किल है सत्या, राजा की पत्नी चंद्रवती का भाई, जिनका कहना है कि राजा महेंद्र की मृत्यु हो चुकी है, और विपक्ष में लड़ रहे हैं वकील भास्कर, जिनका ये कहना है कि 24 साल बाद मरकर राजा महेंद्र कुमार चौधरी वापस लौट आए हैं और आज हम सबके बीच इस अदालत में मौजूद हैं, जिसने कटघरे में सबके सामने खड़े होकर कहा, मेरा नाम राजा महेंद्र कुमार चौधरी है और मैं 24 साल बाद अपना राजत्व वापस लेने आया हूँ। लेकिन इतने साल बाद उनकी भाषा बिल्कुल बदल चुकी है। वो बंगला नहीं, अब हिंदी बोलते हैं। फिर बुलाया गया एक अघोरी बाबा को, जिन्होंने उस रात 8 मई की कहानी बताई। उस रात तेज बारिश के बीच किसी के करहाने की आवाज आई। हम लोगों ने उसी शमशान में डेरा डाला हुआ था। देखा तो वहाँ अर्थी में पड़ा एक मृत शरीर चला रहा था। उसमें प्राण बाकी था भी, लेकिन शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। शरीर में हर जगह घाव थे। लगातार 4 दिन और रात कोशिश करने के बाद उसे होश आया, मगर वो अपनी याददाश्त खो चुका था। आयुर्वेद की मदद से हमने उसे स्वस्थ कर दिया। उसके बाद से वो हमारे ही दल का हिस्सा बन गया और उसका नाम हमने सुंदरदास रखा। जगह जगह मोक्ष की तलाश में वन, पर्वत, नदी लांघते हुए हम घूमते रहे। बहुत साल बाद एक कहानी उड़ते उड़ते हमारे कानों तक पहुंची। एक राजा जिसकी लाश जलाने से पहले खो गई थी, और फिर सुंदर के मुंह से हमने ढाका शब्द सुना। उसे वहां जाना है। उसे मालूम नहीं वो क्यों उस जगह जाने को बेचैन है। हमने कहा, क्योंकि तू वहाँ का राजा है, तेरा अभी इस माया नगरी से मुक्त होने का वक्त नहीं आया है। तुझे वापस जाना होगा अपनी सही जगह पाने के लिए। और इस तरह वो वापस अपने गांव विक्रमपुर लौटा। जल्द ही राजा महेंद्र की शक्ल से हूबहू मिलता जुलता एक बाबा की अफवाह फैल गई और राजमहल से महेंद्र के परिजन दौड़े दौड़े उसे देखने पहुंचे। अब बुलाया गया राजा की बहन मृण्मयी को, जिसने बयान दिया। जब सुंदरदास उर्फ महेंद्र को घर लाया गया
वो मानने को तैयार नहीं थे कि वही राजा है। वो तो दोबारा भाग गए थे। 16 दिन बाद वापस ढूंढकर उसे लाया गया। फिर मैंने उन्हें बताया कि बड़े भैया, छोटे भैया, माँ, कोई नहीं रहा। इन अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारी प्रजा दुखी है, वो त्रास्त है। इन्हीं अंग्रेजों के हाथ से केवल तुम ही रिहाई दिला सकते हो, क्योंकि तुम ही इस जमींदार रियासत के एकमात्र उत्तराधिकारी बचे हो। लेकिन जब किसी भी तरह से वो नहीं मान रहे थे तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, आत्महत्या। तब मेरे मझले दादा ने मुझे आनंदी कहकर रोका और इस नाम से मुझे सिर्फ वही बुलाते थे। यही राजा महेंद्र कुमार चौधरी है जानकर पूरे रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नारे लगाने लगे। हर गांव गली में राजा के लौट आने के चर्चे होने लगे। अब राजा महेंद्र से सवाल जवाब करने उन्हें वापस बुलाया गया। वो बोले, मुझे वापस आने की इच्छा नहीं थी। मैं इन सब से कहीं दूर निकल आया हूँ। मुझे न जाने कितने बड़े बड़े अधिकारियों की धमकी मिलती है। पुलिस ने डराया धमकाया, जान से मार देने की कोशिश की गई ताकि किसी तरह ये कोशिश छोड़कर भाग जाऊं। पर मैं यहाँ इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी प्रजा अंग्रेजों के लगान के बोझ तले दबी हुई है। मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब दार्जिलिंग के स्थानीय निवासी राम सिंह सुब्बा को बुलाया गया, जिसने राजा की मृत्यु में विलाप करते हुए औरतों को जब सुना तब घड़ी में केवल 7:30 बज रहे थे। पर उनका अंतिम संस्कार अगले दिन सुबह को की गई। क्यों, इस बारे में हम बाद में आते हैं। अब बुलाया गया राजा की धर्मपत्नी और विक्रमपुर की रानी चंद्रवती को। वकील अनुपमा ने पूछा, क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि ये आदमी तुम्हारा पति है? उसने ना में उत्तर दिया। एक पत्नी जो कि किसी का सबसे करीबी रिश्ता होता है, उसका इनकार करना अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अब उसे सवाल जवाब करते हुए वकील भास्कर ने ये साबित करने के लिए कि वो उसी की पत्नी है, कुछ ऐसी बातें अदालत में बतानी चाहिए जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच रहती है। लेकिन खुद राजा महेंद्र ने इस तरह की बातों को विक्रमपुर की रानी के लिए अपमानजनक मानकर उसे रोक दिया। तब भास्कर ने रानी चंद्रवती से सिर्फ एक बात पूछी, क्या वो उन जैसे अय्याश, भोगी, मादा मदिरा में लुप्त रहने वाले एक लंपट राजा जिसने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की, क्या ऐसे इंसान को वापस पाना चाहोगी? चंद्रवती आंखें जमीन में गड़ाए चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि कोई ऐसे पति की जिंदा होने की कामना नहीं कर सकता। अब अदालत के बाहर अनुपमा और भास्कर मिले। इस कोर्ट कचहरी के अलावा भी उनका एक रिश्ता था, पति पत्नी का, जो अब नहीं रहा। अनुपमा बोली, क्यों चाहते हो ऐसे लंपट अय्याश राजा वापस गद्दी पर बैठे? उसे फिर से वही मौका मिले जिसके गुनाहों के हाथों वो मृत्यु शैया तक पहुंच गया था। भास्कर बोला, हर बात की एक बात, सच सर्वोपरि है। लाख गलती निकाल लो तुम महेंद्र में, लेकिन अगर वो राजा है तो है, इसमें कोई दोराहे नहीं। हाँ, मगर मेरा एक और निजी स्वार्थ है उसे राजा प्रमाणित करने के पीछे कि वो ये सब विक्रमपुर की जनता के लिए कर रहा है, जो उन दुष्ट अंग्रेजों के हाथों त्रास्त है, लगान के बोझ तले मर रहे हैं। आज मैं इन्हीं अंग्रेजों के बनाए नियम कानूनों से उन्हीं को मात देना चाहता हूँ। उन्हें विक्रमपुर से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। वर्षों का दखल विक्रमपुर पर खत्म करना चाहता हूँ। भास्कर ही नहीं, यहाँ अनुपमा का भी एक निजी स्वार्थ है कि पुरुष प्रधान समाज में नारी का हक हमेशा से ही मारा गया है। उसे इंसान ही नहीं समझा जाता। जैसे अनुपमा को इसी भास्कर ने सालों पहले वकालत करने से सख्त मना कर दिया था और यही उनके तलाक का कारण भी बना। नहीं तो क्या पता आज यही अनुपमा भारत की पहली महिला वकील के रूप में उभर कर आती। और इसी पुरुष प्रधान समाज का एक और उदाहरण है ये नीच लंपट राजा। उसने कभी चंद्रावती को उसकी मर्यादा पूर्ण अधिकार नहीं दिया। पूरी जिंदगी औरत जात के बदन के मेले में घूमता रहा। मैं कभी उसे उसके राजत्व वापस कर किसी और की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, अनुपमा बोली। दोनों अपनी बात पर अड़े हैं, दोनों सही भी है, मगर न्याय को पता नहीं क्या मंजूर होगा। दोबारा अदालत बैठी, पर इस बार विक्टोरिया अस्पताल के एक कर्मी को बुलाया गया और 26 साल पहले 8 मई को हुई एक अहम घटना पर गौर करने को कहा। बहुत कोशिश करने पे उसे याद आया कि प्रेम गुमचा नाम का गोरा रंग हट्टा खट्टा लेपचा का मृत शरीर मुर्दा घर से गायब हुआ था। अब चंद्रावती के भाई सत्या को खड़ा किया गया, जो ये कह रहा है कि ये शख्स राजा महेंद्र कुमार चौधरी नहीं है, क्योंकि वो खुद उस वक्त वहाँ था जब वो मरे थे। अब वकील भास्कर ने कहा, राजा तो 8 मई 1909 की शाम 7:30 बजे गुजर गए थे, फिर उन्हें उसी दिन क्यों नहीं जलाया गया? वो निसंतान थे तो मुखाग्नि किसने दी? ना ही कोई पंडित बुलाया गया
ना ही घी चंदन के लेप लगाए गए। क्या यही तरीका होता है एक उच्च कुल ब्राह्मण राजा के अंतिम संस्कार का? सत्या बोला। दरअसल उसकी लाश से बू आ रही थी, इसलिए सब जल्दबाजी में करना पड़ा। अब बारी आई राजा की वैद्य की। जो दवाइयाँ उसने राजा को दी थी वो स्वास्थ्य के लिए कारगर कम और मृत्यु के लिए ज्यादा थे। वो दवाइयाँ जिनका उनकी रोग से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे राजा को मौत की तरफ ढकेल रहे थे। अब कहानी 8 साल की रात लौटी, जिस दिन सत्या और वैद्य ने मिलकर राजा को जहर की सुई लगाकर मारा था और जलाने के लिए उसी रात लेकर शमशान घाट पहुंचे। बीच में ही तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई और उन्हें राजा महेंद्र की लाश को वहीं छोड़ एक जगह आश्रय लेना पड़ा। जब तक वो वापस आए राजा वहाँ नहीं थे। इसी बात को दबाने के लिए वैद्य और सत्या ने मिलकर विक्टोरिया अस्पताल के मुर्दा घर से प्रेम गुमचा नाम के आदमी की लाश का बंदोबस्त किया और बिना किसी परिजन और पंडित के शरीर को जला दिया गया। कुछ ऐसा हुआ था। पर विपक्ष अनुपमा और उसके मुवक्किल सत्या इस बात को नकार रहे हैं। अब वकील भास्कर ने बीमा कंपनी के डॉक्टर को बुलाया ताकि वो राजा के पूरे शरीर की जांच कर बता सके कि ये राजा है या कोई बहरूपिया। जवानी में उनकी की गई जांच के विवरण को आज के राजा से मिलाया गया। शरीर के एक एक निशान, हर एक चिन्ह, खरोचे सभी सुंदर दास से पूरी तरह मेल खाते हैं। बहुत दिनों के विचार विमर्श, वकीलों की युक्ति, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने राय दी कि यही राजा महेंद्र कुमार चौधरी है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद हाई कोर्ट, लंदन प्रिवी काउंसिल, कई जगह अर्जी डाली गई, मुकदमा लड़ा गया और 16 साल तक चले इस लंबे संघर्ष का नतीजा 2 अगस्त 1946 को आया, जब दुनिया की हर अदालत ने उसे राजा महेंद्र कुमार चौधरी मान लिया। उसके दूसरे ही दिन वो काली माँ के दर्शन करने पहुँचे, जहाँ सीढ़ियों पर ही दिल का दौरा पड़ा और 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उसकी मौत को कुछ लोग षड्यंत्र का हिस्सा बताते हैं, कुछ उसे ढोंगी मानते हैं जो राजा महेंद्र का बहरूपिया था। सच्चाई कुछ भी हो, मगर ये जमींदार इतिहास का सबसे विवादग्रस्त मुकदमा रहा है, जिसका निष्कर्ष कईयों के लिए अमाननीय है। खैर, इस कहानी का अंत जो भी रहा हो, एक सवाल जो हमारे मन में घर कर गई वो ये है कि क्या वाकई में 24 साल का प्रायश्चित को भोग किसी इंसान को बदल नहीं सकता? क्या लंपट अय्याश राजा के मनोभाव में, चरित्र में बदलाव नहीं आ सकता? ये तो न्याय व्यवस्था पे उंगली उठाना हुआ, जो सजा देकर लोगों को जिंदगी सुधारने का दूसरा मौका देती है। उदाहरण ले, ऐसे ही तो अंगुलीमाला डाकू भी भगवान बुद्ध के शरण में आकर महान सन्यासी बने थे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एविएटर गेम के बारे में बताया था, जिसकी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन याद रहे, अपनी जिम्मेदारी से खेलें।